इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने ईरान को एक बहुत बड़ी धमकी दी है और इस धमकी के जवाब में आज ब्रिक्स के समिट में जिस तरीके से मसूद पेजेश्कियान जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उसका रिप्लाई दिया है। क्या मिडिल ईस्ट परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तरफ आगे बढ़ रहा है? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने चल रहे हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, किस तरीके के अब सिनारियो वहां पे ग्रो कर रहा है, क्या एटॉमिक वीपन्स का इस्तेमाल अब इस लड़ाई में हो सकता है, क्या ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वर्ल्ड वार थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सारी चीजों पर हम बहुत ही डिटेल में जाकर के बिटवीन द लाइंस समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक गीदड़ भपकी है इजराइल की तरफ से, क्योंकि अभी तक वो बदला नहीं ले पाया है। वहीं पेजेश्कियान ने जिस तरीके से रिस्पांस किया है और जिस तरीके से रूस के प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने ईरान के साथ अपने को एकजुटता के साथ दिखाया है, वो क्या सारे मैसेजिंग दे रहे हैं, किस तरीके का मैसेज है और क्या सिनेरियो बनने जा रहा है, एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मोर देन 90% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब चैनल को नहीं करे हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। हम आप तक वो डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं जो कि वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इसी तरीके से इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव के लिए इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और दुनिया के जो रिनाउंड न्यूज़पेपर्स हैं, जो थिंक टैंक हैं, वहां से आपके लिए मटेरियल को सिंथेसाइज करके आप तक आपकी लैंग्वेज में लेके आने की कोशिश करते हैं। ईरान क्या मिडिल ईस्ट न्यूक्लियर वार की कगार पर है? मिडिल ईस्ट में हालात हर दिन और ज्यादा एक्सप्लोसिव होता जा रहा है और अब इजराइल और ईरान के बीच का जो टकराव है पूरी दुनिया को एक बड़े संकट के मुहाने पर उसने ला खड़ा किया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने हाल ही में जो बयान दिया है वो सीधे तौर पर यह इंडिकेट करता है कि इजराइल अब किसी भी हद तक जा सकता है। क्या उसमें एटॉमिक वेपन का इस्तेमाल भी शामिल है? इस पर भी चर्चा करेंगे। गैलेंट ने एयरफोर्स क्रूज को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम ईरान पर हमला करेंगे तो दुनिया इजराइल की ताकत को देखेगी, माइट को देखेगी और हमारे दुश्मन सबक सीखेंगे, लर्न लेसन। यह बयान न केवल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बढ़ने की तरफ इंडिकेशन दे रहा है बल्कि यह भी संकेत देता है कि इजराइल अब अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल को यूज करने से भी पीछे नहीं हटेगा। क्या यह इजराइल के लिए पॉसिबल होगा, यह भी इस वीडियो में हम जाने और समझेंगे। गैलेंट के इस बयान के बाद एक बड़ा सवाल उभरता है, क्या इजराइल अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा? इजराइल के पास करीब 80 से 90 परमाणु हथियार हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं और वो इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वो कन्वेंशनल वारफेयर में शायद हिजबुल्लाह और जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है और ईरान की जो बढ़ती हुई ताकत है उसके आगे अपने को कमजोर पा रहा है। अगर इजराइल ने न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का इस्तेमाल किया तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा पैदा कर देगा। क्या इजराइल इतना बड़ा जोखिम उठा सकता है, रिस्क ले सकता है? क्या नेतन्याहू का एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार का, इस तरीके का टफ डिसीजन लेने के लिए तैयार है जहां पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मच सकती है? यह सबसे बड़ा सवाल है, अ बिग क्वेश्चन, जिस पर दुनिया को सोचना और समझना है। अगर इजराइल ने न्यूक्लियर स्ट्राइक किया तो ईरान का जवाब क्या होगा, यह उससे भी बड़ा सवाल है। तेहरान ने बार बार बहुत ही कैटेगोरिकली यह बात कहा है कि वो किसी भी हमले का पूरा बदला लेगा और अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ, एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल हुआ तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। और जैसा कि आपको मालूम है ईरान की कैपेबिलिटीज आप देख चुके हैं 13 जुलाई और 1 अक्टूबर को, और ईरान के पास एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे वो इजराइल को डिवास्टेटिंग रिटेलिएशन दे सकता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। और ईरानियन लीडरशिप ने भी ब्रिक्स समिट में अपने अलाइज से अपील की है कि वो इस क्राइसिस को रोकें। लेकिन अगर ये वार्ता, ये कन्वर्सेशन नाकामयाब रहता है तो ईरान के पास अपने परमाणु क्षमता का इस्तेमाल करने के अलावा कोई और अल्टरनेट या विकल्प नहीं बचेगा। और ऐसी सिचुएशन में क्या मिडिल ईस्ट एक परमाणु हथियारों की लड़ाई की तरफ आगे बढ़ रहा है? यह सबसे बड़ा संकट है इस समय पूरी दुनिया के सामने। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने ब्रिक्स समिट में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर गाजा और लेबनान में वायलेंस नहीं रुकता है तो यह कॉन्फ्लिक्ट पूरी दुनिया को खतरनाक इनसिक्योरिटी और वार में धकेल सकता है। पेजेश्कियान ने ब्रिक्स से अपील की है कि वो मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। ईरान ब्रिक्स को एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म के तौर पर देख रहा है जो इस युद्ध को रोक सकता है, इस वार को रोक सकता है। लेकिन क्या ब्रिक्स के पास इतनी क्षमता है, कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटी है कि वो इजराइल और ईरान जैसे परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच के तनाव को खत्म कर सके? क्या चाइना और रूस इसमें इंटरेस्ट लेंगे? क्या उनके इंटरेस्ट इसमें हैं या वो इस युद्ध को बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे? अगर ये संघर्ष परमाणु युद्ध में बदलता है तो इसके परिणाम पूरी मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही डिवास्टेटिंग होंगे, विनाशकारी होंगे। इजराइल और ईरान के बीच न्यूक्लियर स्ट्राइक के बाद रेडिएशन जो फॉल आउट होगा वो पूरी दुनिया में फैल सकता है। मिडिल ईस्ट का एक बड़ा हिस्सा बंजर हो सकता है।
पहले ही वो वहां पर आपको मालूम है कि मरुस्थल है, रेगिस्तान है और ग्लोबल फूड सप्लाई चेन पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। लाखों लोग रेडिएशन एक्सपोजर्स और डायरेक्ट अटैक के कारण मारे जाएंगे। यूरोप और एशिया, यहां तक कि अमेरिका भी इस तबाही से अछूते नहीं रहेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी जंग होगी जिसमें बड़े पैमाने पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अगर इजराइल करेगा तो ईरान भी करेगा। वर्ल्ड लीडर्स इस सिचुएशन को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट यही नहीं रह जाएगा बल्कि ग्लोबल डिस्ट्रक्शन का कारण भी बन सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 का भी रीजन बन सकता है। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इजराइल की मिलिट्री ताकत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, उसके पास एटॉमिक पावर्स हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया और यह हमला न्यूक्लियर डायमेंशन तक पहुंचा तो इजराइल भी ईरान के रिटेलिएशन से नहीं बच पाएगा, और यह रिटेलिएशन कन्वेंशनल वीपन से नहीं बल्कि न्यूक्लियर अटैक से हो सकता है। क्या इजराइल इस खतरे के लिए तैयार है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल और ईरान का कंपैरिजन ज्योग्राफिकली नहीं किया जा सकता है, पॉपुलेशन वाइज नहीं किया जा सकता है, और यह सारा युद्ध सिर्फ एक दिखावा है जिसका मकसद डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना है। क्या यह भी ब्रिक्स का एक हथकंडा हो सकता है, ऐसा वेस्ट के लोग कह रहे हैं। इस पूरे मामले में यह साफ हो चुका है कि इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई अब सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि सर्वाइवल की हो गई है। ईरान मिडिल ईस्ट में अपने अलाइज जैसे हूती, हिजबुल्लाह, हमास के जरिए इजराइल पर प्रेशर बना रहा है, लगातार प्रेशर को वो बिल्डअप कर रहा है, और इजराइल सीधे तौर पर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करना चाहता है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो ये सिर्फ इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं रह जाएगी, बल्कि इससे हिजबुल्लाह, हमास, हूती और सऊदी अरेबिया जैसे जो कंट्रीज हैं वो भी रीजनल पावर और रीजनल प्लेयर्स भी इसमें आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। रशिया और चाइना जो ब्रिक्स का हिस्सा है वे भी इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इससे पूरी दुनिया की इन्वॉल्वमेंट जो है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है पूरी तरीके से बदल सकती है, और ये बहुत बड़ा बदलाव की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। पूरी दुनिया को अब इजराइल को रोकना होगा और ये समझाना होगा कि वो एटॉमिक वेपन्स की तरफ ना बढ़े। मिडिल ईस्ट में तनाव के बढ़ने के कारण अब ग्लोबल पावर्स भी चिंता में है। अमेरिका जो हमेशा से इजराइल का सबसे बड़ा एलाई रहा है, क्या वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए अब कोई कदम उठाएगा, या फिर ये सब वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी जहां ग्लोबल पावर्स आपस में टकराएंगी और पूरी दुनिया एक नई तबाही का सामना करेगी। और ये बहुत बड़ी सिचुएशन उभरती हुई दिख रही है मिडिल ईस्ट में, जिसमें भारत जैसे देश का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसकी आज भारत पर भी आएगी। भारत को भी इस दिशा में अब आगे बढ़ना चाहिए, और इजराइल खुद को मिडिल ईस्ट में एक अनमैच्ड मिलिट्री पावर मानता है। अब अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए इस युद्ध में वो कूद सकता है, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं हटेगा, ऐसा बार बार इंडिकेशन ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। पेजेश्कियान ने ब्रिक्स समिट में ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि ईरान मल्टीलैटरलिज्म और पीस की कोशिश में लगा रहेगा, लेकिन अगर इजराइल ने हमला किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और ब्रिक्स समिट में उन्होंने यह भी बताया कि अगर गाजा और लेबनान में हिंसा नहीं रुकी तो यह पूरी दुनिया के लिए वो कह रहे हैं कि एक बड़ा खतरा बन सकता है। किसका मतलब यह है कि ईरान पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, ईरान जवाब देगा, काउंटर रिटेलिएशन आएगा, और ये कॉन्फ्लिक्ट अगर न्यूक्लियर वार में बदलता है तो इसके बाद मानवता के लिए वापसी का कोई रास्ता क्या बचेगा, ये सोचने वाली बात है। मिडिल ईस्ट तबाही के कगार पर खड़ा है, और अगर इस सिचुएशन को जल्द ही नहीं संभाला गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ग्लोबल पावर्स इस संकट को टाल पाएंगी या फिर हम इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी की ओर बढ़ रहे हैं उसके गवाह बनेंगे, ये भी उससे बड़ा एक सवाल है। इजराइल और ईरान का ये संघर्ष अब पूरी दुनिया के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है। क्या पीस की ओर बढ़ेंगे या फिर हम विनाश की ओर जा रहे हैं? कुल मिलाकर के ये जो पूरा एनालिसिस है वो इस बात की तरफ अब इंडिकेशन दे रहा है कि मिडिल ईस्ट क्या एक बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है। क्या इजराइल का रिस्पांस अभी तक जो नहीं आया है, क्या वो एटॉमिक जो इंस्टॉलेशंस है ईरान के उस पर हमला करने के लिए वो वेट कर रहा है? क्या वो 5 नवंबर का वेट कर रहा है कि जब अमेरिका में वोट पड़ेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, और उसके बाद वो कोई बड़ा हमला ईरान पर करेगा? हालांकि ऐसा कोई भी हमला जो कि ईरान के ऑयल रिफाइनरीज या ईरान के एटॉमिक इंस्टॉलेशंस पर होंगे, एटॉमिक पावर्स पर होंगे, रिएक्टर्स पर होंगे, तो डेफिनेटली एक एटॉमिक वार का रास्ता ओपन हो जाएगा मिडिल ईस्ट में। अच्छा लगा आपको हमारा एनालिसिस? आप हमारे साथ ट्यून रहें, लगातार हमारे साथ बने रहें। हम लगातार मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है ईरान और इजराइल और उसकी जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उस पर अपडेट कर रहे हैं, और आपको लगातार वो चीजें लेकर के आ रहे हैं जो बिटवीन द लाइंस हैं, जो पीछे बैकग्राउंड में चल रही हैं, उनको आप तक लाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।